हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो ये क्लास है ये दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से चल रहा है। तो ऑफलाइन में बैठे हुए हमारे बच्चे अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इसका नाम है। आप अगर देखेंगे तो इसका नाम एक चीज़ और क्लियर कर रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेट से। मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच क्या रिलेशन है, आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के फाउंडेशन को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वहाँ पर उसके 3 इफेक्ट्स होते हैं। आप अगर इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करो, जैसे अगर कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो मैं अभी चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि करंट के फ्लो करने के कितने सारे इफेक्ट होते हैं। तो अगर कहीं पर किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करेगा तो वहां पर करंट के फ्लो करने के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 3 इफेक्ट्स। पहला कौन सा इफेक्ट बताइए? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। देखिए, जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ बताएंगे। बट चैप्टर का नाम और इसका थीम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में करंट के 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने क्लास 10th में ये चीज पढ़ लिया था कि अगर किसी कंडक्टर से ये मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने रेजिस्टेंस भी दिखा दिया। अगर इससे आई करंट पास कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है इसका और टी टाइम तक पास कर रहा है, तो आपने पढ़ा था H = I² RT से कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो कुछ कंडक्टर्स के अंदर में केमिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब करंट के फ्लो करने से कुछ केमिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और आप सब लोगों ने इसको कहां पढ़ा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं, प्लस और माइनस आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? प्लस और माइनस आयंस में ब्रेक होना, इलेक्ट्रोलाइसिस होना, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट को कुछ लोग थर्मल इफेक्ट भी बुलाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो तीसरा इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, 2 साल पीछे चलते हैं, जब हम क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये तमाम चीजें पढ़ा दी गई थी। तो ये 3 इफेक्ट होता है जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट को ऑलरेडी अलग अलग डिसिप्लिन में देख चुके हैं। अब हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम लोग क्लास 10th में हल्का सा ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको थोड़े से डिटेल्ड वे में पढ़ना है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से जानना है। तो इस चैप्टर का नाम आप मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो रखे हुए हैं, यहां पर बेसिकली यही चीज हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको मालूम है कि कहीं पर भी अगर चार्ज मूव कर रहा हो, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो चार्ज के मूव करने से क्या बनता है? करंट बनता है। आपने पढ़ रखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ रखा है। तो अगर कहीं पर चार्ज मूव करेगा, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ऑपोजिट में करंट बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव किया तो करंट बन जाएगा। तो अगर कहीं पर चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज का सीधा सा मतलब क्या है भैया? मूविंग चार्ज का सीधा सा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारे चैप्टर का जो थीम है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, अभी से लगभग 200 साल पहले, 1820 से पहले, लोगों का एक एजम्पशन था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों फिजिक्स के 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कहीं कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को सेपरेट सेपरेट समझा जाता था। मतलब लोग लेक्चर जाकर के देते थे इस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आप यूनिफाई नहीं करिए। इसी सीरीज में एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ऑरस्टेड, है ना। ऑरस्टेड का भी यही काम था, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज जाते थे, ये अलग अलग कॉलेजेस जाते थे और इनके लेक्चर का टॉपिक ही यही होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कहीं कोई रिलेशन नहीं होता है।
लेकिन कई बार जिंदगी में कुछ चीजें गलती से हो जाती हैं, और जो गलती से भी हो जाता है वो बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो ऑरेस्टेड के द्वारा एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया? एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट क्या था ये जानते हैं। ऑरेस्टेड के पास एक सर्किट था, सर्किट मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर था जो एक बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड था, और बाय मिस्टेक उसके बगल में एक कंपास रखा था। आप हम सब लोग जानते हैं कि कंपास एक ऐसा मैग्नेटिक डिवाइस है जिसका निडल डिफ्लेक्शन शो करता है जब उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो गलती से जब उन्होंने सर्किट के स्विच को ऑन किया, मतलब जब उनके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो बगल में रखे हुए कंपास के निडल में एक डिफ्लेक्शन टाइप का दिखा। तो वहां पर ऑरेस्टेड ने सोचा कि अरे यार, ये तो हम ये दिखा रहे थे कि करंट और मैग्नेट में रिलेशन नहीं है, और वो समझदार से समझ गए कि यहां पर अगर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस करंट के कारण तो नहीं आ रहा है। तो ऑरेस्टेड वहां से निकले और उन्होंने जाकर के इस चीज की स्टडी करी। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो ये साबित करता है कि जब किसी कंडक्टर से, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, इससे आप करंट फ्लो करवाओगे तो अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा वो सब ऑरेस्टेड बता चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। मतलब 1820 में पहले बार बाय एन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशनशिप होता है। उससे पहले लोगों का ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशनशिप है। तो वही सी बात है, 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो सेपरेट ब्रांच समझा जा रहा था। ऑरेस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब जहां पे करंट है वहां मैग्नेटिज्म बनेगा। इसके बाद और भी कई सारे साइंटिस्ट आते चले गए, जैसे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बायोट और सवार्ट, दो लोग थे। उसके बाद एम्पियर साहब ने एक लॉ दिया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और लोग आते चले गए जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और विस्तार होता चला गया। एक साइंटिस्ट आए, द ग्रेट माइकल फैराडे साहब, जिन्होंने ये चीज भी साबित कर दिया कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरेस्टेड साहब ये साबित करेंगे कि करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। माइकल फैराडे साहब ने साबित किया कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा करके आप क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हो। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो बताते हैं कि करंट से मैग्नेट बनाया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। मतलब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑरेस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट में आखिर हो क्या रहा था, हम लोग को अभी समझना है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है ना, इसको समझिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। इनके एक्सपेरिमेंट में आखिर हो क्या रहा था, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं, है ना। इनके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, मतलब एक मान के चल सकते हैं कि रॉड था या एक स्ट्रेट वायर था। इस वायर को ये कनेक्ट करके रखे हुए थे एक वोल्टेज सोर्स से। किससे कनेक्ट करके रखे हुए थे? एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करके उन्होंने रखा था। और बाय मिस्टेक पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके बगल में क्या रखा हुआ था? कंपास का निडल, मतलब कंपास रखा हुआ था। ये कंपास का निडल तो उसके अंदर ही होगा। ये मैग्नेटिक कंपास है जो तब डिफ्लेक्ट करता है, जो तब हिलता डुलता है जब इसके अंदर, इसके अगल बगल में क्या बन जाए? मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। ठीक है। तो जैसे ही ऑरेस्टेड ने क्या किया, इसके स्विच को जब वो ऑन करते थे, जैसे वो इसके स्विच को, ये जो हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे वो इसके स्विच को ऑन करते थे तो स्विच के ऑन करते ही यहां किसका फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा। और करंट के फ्लो होने से ये जो इनके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के निडल डिफ्लेक्शन वाला कंपास था, ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता था, मतलब हिलना डुलना शुरू कर देता था। मेरी बात समझे आप? मतलब ये जो हमारे पास कंपास का निडल था ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता था। फिर ये स्विच ऑफ करते थे तो ये डिफ्लेक्शन रुक जाता था, फिर स्विच ऑन करते थे तो ये डिफ्लेक्शन चालू हो जाता था। तो ऑरेस्टेड ने ये फील किया कि जब मैं स्विच ऑन करता हूं तब इस कंडक्टर से क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है, जिसके कारण बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ये थोड़े खुराफाती दिमाग के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि सेम कंडक्टर में एक बार उल्टा करंट फ्लो करवा के दिखाया। आप लोग मुझे बताइए, उल्टा करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ा होगा?
बैटरी को उल्टा कर दिया होगा उन्होंने। जैसे पहले ये प्लस माइनस इस तरीके से था, तो अब ऐसे जोड़ दिया होगा, माइनस प्लस, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, और फिर इसके बगल में क्या रख दिया, फिर इसके बगल में रख दिया कंपास, फिर इसके बगल में क्या रख दिया, कंपास, है ना। अब क्या हुआ कि जब इससे उल्टा करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया, मेरी बात समझे आप, जब इससे उल्टा, अब जैसे उल्टा करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, तो नीडल का डिफ्लेक्शन, मतलब कंपास के नीडल का डिफ्लेक्शन अगर पहले सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज मैनर में हो रहा था, तो अब यही डिफ्लेक्शन कैसे होने लग गया, अब यही डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने लग गया। मतलब यही जो डिफ्लेक्शन था हमारा, ये डिफ्लेक्शन कैसे होने लग गया, ये एंटी क्लॉकवाइज होने लग गया। एक मिनट, ये डिफ्लेक्शन कैसे होने लग गया, एंटी क्लॉकवाइज होने लग गया। मतलब ये जो वायर था, ये वायर का करंट उल्टा करने के बाद, इस वायर के करंट को उल्टा करने के बाद डिफ्लेक्शन पीछे के डायरेक्शन में होने लग गया, ठीक है। मतलब इससे ये साबित हुआ कि अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी ये करंट के दिशा पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोगों ने बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स करा, बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा किया, डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो। ऑरस्टेड यहां नहीं माने, वो और खुरापाती दिमाग के थे। मान लो कि पहले वो इस एक्सपेरिमेंट को, पहले मान लो कि वो इस एक्सपेरिमेंट को, पहले मान लो कि वो इस एक्सपेरिमेंट को 10 वोल्ट के बैटरी पे कर रहे थे, 10 वोल्ट के बैटरी पे कर रहे थे। अब वो इसके वोल्टेज को बढ़ाने लग गए। उन्होंने अपने बेटे को बोला होगा, जाओ बेटा एक बैटरी लेके आओ, थोड़ा और किक लेते हैं। तो 10 वोल्ट के जगह पे 12 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो वोल्टेज के बढ़ने से क्या हुआ होगा, करंट बढ़ा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ा होगा। तो अगर हम 10 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट का बैटरी लिए होंगे तो करंट और बढ़ा होगा। तो करंट जब बढ़ता था तो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का हद बढ़ जाता था, ज्यादा तेजी से ज्यादा डिफ्लेक्शन होता था, और वोल्टेज बढ़ाने पर और डिफ्लेक्शन, और वोल्टेज बढ़ाने पर और डिफ्लेक्शन, और जब हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर देते थे तो इतना डिफ्लेक्शन होता था कि निडल ब्रेक कर जाता था। मेरी बात समझ रहे हो। उससे यह प्रूव हुआ कि जैसे जैसे हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे वैसे 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 मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑरेस्टेड का बच्चा बोला होगा, अब वो इतना कर लिए हैं तो एक काम और कर लेते हैं, इस कंपास को थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं। बोला हाँ बेटा ये भी कर लो, पहले ये कर लो। तो ऑरेस्टेड ने क्या किया, पहला तो ये समझ में आ गया कि स्विच ऑन करवा के करंट फ्लो करवा के डिफ्लेक्शन नोट किया, फिर बैटरी उल्टा करके ये देखा कि जब करंट उल्टा होता है तो क्या होता है, करंट के उल्टा होने से डिफ्लेक्शन उल्टा होता है, जो ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा भी पलट गया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर इन्होंने क्या किया, पहले तो करंट फ्लो करवाया, फिर पोलैरिटी रिवर्स करके करंट का मैग्नीट्यूड करंट का डायरेक्शन पलट दिया। अब बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा के ये करंट के मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा चुका है। अब ये क्या करना स्टार्ट किया, ये जो कंपास था इसके पास, ये जो पार्टिकुलर कंपास था इसके पास, इस कंपास को ये आगे पीछे करना शुरू कर दिया। तो जब इस कंपास को ये दूर करता था इस तार से, तो डिफ्लेक्शन का एक्सटेंट कम हो जाता था। और कंपास को बहुत दूर करते चले जाओ, दूर करते चले जाओगे तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन होना ही बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। या तो इस कंपास को फिक्स करके सर्किट को पीछे कर दो, या तो इस सर्किट को फिक्स करके कंपास को आगे बढ़ा दो। मतलब अगर कंपास निडल और तार के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का असर कम होने लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये कोई तार है और इस तार के बगल में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इससे करंट फ्लो करने के कारण, तो जैसे जैसे हम इस तार से दूर जाते चले गए वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला गया, कम होता चला गया। मतलब ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से मैंने तो 4 चीजें सीखा, आप पता नहीं कितना सीख पाए। पहला कि अगर मैं तुम्हें करंट दूंगा बेटा कंडक्टर, अगर मैं तुम्हें करंट दूंगा तो अगल बगल में तुम्हें क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। बेटा कंडक्टर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, अंकल ये तो आपके करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही। बेटा कंडक्टर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, अंकल ये आपके करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। बेटा कंडक्टर तुमसे अगर हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, अंकल आप मेरे से दूर जाओगे तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये 4 चीजें समझ में आई ऑरेस्टेड सर के एक्सपेरिमेंट से। बट एक क्वेश्चन उठता है यहां पर, अगर कोई पूछे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला या उसको गॉस में भी हम लोग नापते हैं, कि अगर 2 एम्पियर करंट दें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 2 एम्पियर करंट दें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहां ऑरेस्टेड साहब फेल होने लग गए।
उनके पास इसका आंसर नहीं था। अगर 3 एम्पियर करंट दे तो कितना, ये बस मोटा मोटी बात कर पा रहे थे कि करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितने करंट पर कितना बनेगा। क्वांटिटेटिव चीज ये नहीं बता पा रहे थे, ये बस क्वालिटेटिव चीज बता पा रहे थे, बेटा करंट दोगे तो मैं मैग्नेटिक फील्ड दूंगा, लेकिन कितने करंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड दूंगा ये मेरे बस की बात नहीं है ना। मैं लप्पू सा आदमी कहां से बताऊंगा ये चीज, है ना। तो फिर मामला आगे बढ़ा और इस कड़ी में और कई सारे फिजिसिस्ट लग गए। तो एक लॉ आया, बायोट सवर्ट लॉ, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो ऑरेस्टेड अंकल ने कहा कि बेटा मेरे से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ना हो पाएगा, तो बोला ठीक है अंकल। बायोट सवर्ट बोले ठीक है अंकल मैं देख लेता हूं, अब आप रेस्ट कीजिए। और ऐसे ऑरेस्टेड रेस्ट इन पीस हो गए। बायोट सवर्ट आए। बायोट सवर्ट ने एक लॉ दिया हुआ है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग किसी भी कंडक्टर से r डिस्टेंस पर अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ यूज करते थे, लेकिन हर जगह कूलम्स लॉ से हमारा काम नहीं चलता था। जब हमारा चार्ज का शेप कॉम्प्लेक्स होता चला गया तो हम क्या यूज करना शुरू कर दिए, हम लोग गॉस लॉ लगाना शुरू कर दिए। ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग पहले ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पर हैं, जो बस बता रहा है कि बेटा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा ये बायोट सवर्ट लॉ बताएगा। और जब कंडक्टर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, सोलेनॉइड आ जाएगा, टोरॉइड आ जाएगा, तो उन जगहों पर हम लोग एक नया लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो कि सारी चीजें हमें क्लियर कर देगा कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक बार आइए ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है जिसको हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने 1820 में किया था। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेटिक कंपास को इज प्लेस्ड नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर इन ए सर्किट व्हेन द स्विच ऑफ सर्किट इज केप्ट ऑन। जब स्विच को ऑन रखा जाता है देन कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन। जब स्विच ऑन करते हैं तो कंपास का निडल डिफ्लेक्शन शो करता है। जो बातें मैंने आपको बताई वही यहाँ लिखी हुई है। और कहा कि अगर हमने बैटरी के पोलैरिटी को या सर्किट के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, सीधा था उल्टा कर दिया, तो डिफ्लेक्शन पहले अगर क्लॉकवाइज हो रहा था तो अब कैसा होने लग गया, एंटी क्लॉकवाइज। वही बातें लिखी हुई हैं कि हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके बगल में कंपास का निडल रखा हुआ है। जैसे स्विच को टैप किया, जैसे स्विच को ऑन किया, इसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। जैसे बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा किया, डिफ्लेक्शन का दिशा पलट गया। अगर हम V वोल्ट के जगह पे 2V लगा दे, 3V लगा दे, 4V लगा दे, तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। और जब करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कौन कर रहा है, करंट। तो अगर पैदा करने वाले का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो पैदा होने वाले का भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का ये फंडामेंटल सा चीज है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मतलब बोर्ड में या जेई में कहीं से इस पर खूब क्वेश्चन नहीं आता है। तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द चैप्टर। मतलब बेस स्टार्ट ही यहीं से होता है मैग्नेटिज्म, इसलिए हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सब हमने क्या क्या सीखा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो पहला चीज तो ये सीखा कि जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग। मतलब अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर करंट कहीं फ्लो किया है तो अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे तुम पढ़ोगे, अच्छा अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर भीग जाओगे तो बुखार हो जाएगा, तो कौन सी दवा खाओगे, क्रॉस इन। क्या खाओगे, क्रॉस इन, है ना। अगर कोई डाउट आए तो मैं क्लास से बाहर निकलूंगा, तुम भी आउट हो जाना। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डाउट मतलब डॉट से दिखाते हैं, आउट को डॉट से और इनको क्रॉस से। समझ में आया, इनको क्रॉस से और आउट को डॉट से। मैं आगे यहाँ लिखा भी हुआ हूं, मैं अभी बताऊंगा। अगर ये प्लेन है कोई, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, आउट निकल रहा है, तो आउट को डॉट से दिखा दोगे। और बारिश का मौसम है, बुखार लगेगा तो क्रॉस इन खाओगे, तो इनको क्रॉस से दिखाओ। किससे दिखाओगे, इनको क्रॉस से। अब ये समझो कि इस एक्सपेरिमेंट्स में तुमको पहला चीज तो समझ में आ गया कि अगर करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करवाओगे मैं क्या उगलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। कहां उगलूंगा, उसका डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे, सब आगे पढ़ना है चैप्टर में। पहला चीज। दूसरा चीज कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट बोल दो या पोलैरिटी ऑफ सर्किट बोल दो, बात तो बराबर है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर साहब ये बता दीजिए
कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे तो क्या होगा, तो हमने लिखा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ये घटेगा, डिक्रीजेस एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे भाई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 बना, पढ़ोगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, यहां पर B2 बना और यहां पर B3 बना। बोलो भाई साहब, BB लिखा गया, सिंगल लोगों के साथ ये समस्या होता रहता है, B1 B2 और B3। बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे बड़ा, फिर सही लिखे क्या, गलत लिखा हुआ है, इसको क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहां सबसे बड़ा कौन सा होगा, B1, फिर क्या होगा, समझ में आ गया। कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना घटेगा। मतलब आज के क्लास से कुछ सीखे ना सीखे, बोर्ड पर देखो, और स्टेट एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो समझ में आ गया कि जैसे हम लोग, आपको याद होगा चैप्टर 1 में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ चार्जेस पढ़ा रहे थे, वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा, याद है ना आप लोग को ऑफलाइन वालों, जब कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा, ये बैंक वाला एग्जांपल दिया था, एक लड़के की बैंक में जॉब लगी, उससे पहले जब जॉब नहीं लगी थी, जब वो बेरोजगार था, नल्ला बेरोजगार, जब वो था नल्ला बेरोजगार भिखमंगा था, उस टाइम में उसके पास भी आंखें थी, आइज था, ई था। अब जैसे ही उसकी बैंक में जॉब लग गई तो ई आइज भी आ गया, आइज तो पहले से था ही, तो नौकरी लगते ही आंखों की रोशनी तो नहीं चला जाएगा, वो धृतराष्ट्र तो नहीं बन जाएगा, तो जॉब लगा। अब उसके पास आंख तो है ही, ई तो है ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ साथ एक बीवी और एक बुलेट, दोनों मिला है, मतलब बुलेट चढ़ने के लिए, और हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे उसको वो बेरोजगार था, नल्ला बेरोजगार था, तो उसके पास आंखें थी, आइज था, ई था। उसके बाद जैसे ही जॉब लगा तो ई, जॉब लगने के बाद भी ई तो रहेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, साथ साथ एक बीवी और बुलेट मिल गया है, बी फॉर बीवी, बी फॉर बुलेट, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही वो कुछ साल जॉब किया, 15 साल 20 साल प्रमोशन लेता गया, खूब पैसा कमाया, तो उसके बाद वो एक BMW खरीद लिया, है ना। तो वैसे ही चार्जेस के केस में होता है, कोई चार्ज रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाएगा, ठीक है। और कोई चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू किया है, लेकिन अभी इसका स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ई और बी, मैग्नेटिक फील्ड को एम से नहीं बी से दिखाते हैं, ई और बी दोनों बनाएगा। और जब इसका स्पीड बढ़ने घटने लग जाए, कांस्टेंट नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और EMW भी ये प्रोड्यूस करता है। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, मैं एक बार रिकॉल करवा दिया हूं आपको। लेकिन आज के क्लास से सर आपने एक चीज तो समझा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, तो मैं उसको तुरंत बता सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला मूविंग चार्ज होता है। और मूविंग चार्ज बोल दो, चाहे तुम मामा बोल दो, चाहे पापा का साला बोल दो, बात बराबर ही है। तो मूविंग चार्ज बोल दो या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, बात बराबर है। तो मूविंग चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है सोर्स होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। याद रखिएगा कि स्टेशनरी चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, रुका हुआ चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बन गया, करंट, तो अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मतलब जहां कहीं करंट होगा उसके अगल बगल में क्या बन जाएगा, I फॉर करंट, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ये क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर ये कोई कंडक्टर है, करंट ऊपर जा रहा है, थंब को ऐसे करो और हाथ को मोड़ो, तो ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, क्रॉस इन। इन को किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। आउट को, तो करंट नीचे आ रहा है, हाथ को इधर करोगे, पढ़ोगे आगे डायरेक्शन निकालना, भी टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा है। कल हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए जिससे करंट फ्लो करता है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा। तो कल का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।